रियांश ने बेड के साइड टेबल पर से अपना फोन लिया और जैसे ही उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहे नाम पर पड़ी, तो उसका हाथ अपने फोन पर टाइट हो गया और उसकी आंखों में चीड़ और गुस्सा नजर आने लगा था। रियांश ने अपने आप को शांत किया और बेमन से ही सही लेकिन कॉल रिसीव करते हुए बोला, आप अभी तक सोए क्यों नहीं है दादाजी? इस उम्र में इतनी रात तक जागना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी रियांश की बात सुनकर गुस्से से चिढ़ते हुए बोले, इस उम्र से क्या मतलब है तेरा? तू मुझे बुढ़ा बोल रहा है नालायक। उद्धरण चिन्ह। तो उसम मैंने कुछ गलत कहाँ बोला? आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में इतना उछल कूद करना या आधी रात तक जागना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो प्लीज आगे से आप इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। लेकिन फिलहाल आप मुझे ये तो बताइए कि आपने मुझे इतनी देर रात को कॉल क्यों किया? वैसे तो रियांश को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि दादाजी ने उसे कॉल क्यों किया होगा, लेकिन वो फिर भी दादाजी से पूछ लेता है। जिस पर दादाजी जवाब देते हुए बोले, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है। उद्धरण चिन्ह। आप अच्छे से जानते हो दादाजी कि मेरा जवाब क्या है, फिर भी आपने एक ही बात की रट क्यों लगा रखी है? रियांश ने इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, जो उसकी आवाज में दादाजी को साफ साफ समझ आ रहा था। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती रियांश, कि बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि परी की भी है, उसकी खुशियों की है। तो क्या तुम एक बाप होकर अपनी बच्ची की खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे सकता हूँ, लेकिन आप जो मुझसे करने को कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। इतना बोलकर बिना दादाजी की और कोई बात सुने रियांश ने कॉल कट कर दिया और गुस्से में आकर अपने फोन को सामने की वॉल पर दे मारा, जिससे फोन का तो कचुम्बर ही बन गया और रियांश को दादाजी की कही हुई बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक। जब रियांश हॉस्पिटल में था तब उसे किसी और का नहीं बल्कि दादाजी का ही कॉल आया था। एक्चुअली दादाजी को ये न्यूज मिल चुकी थी कि परी का एक्सीडेंट हो गया है और उसी के बारे में पूछने के लिए दादाजी ने रियांश को कॉल किया था। उसमें कुछ भी छुपने वाली बात नहीं थी, इसीलिए रियांश ने भी सारी बातें दादाजी को बता दी। दादाजी ने पूरी बात सुनने के बाद रियांश को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि उस लड़की परिधि को कुछ नहीं होना चाहिए, और रियांश ने भी अपने दादाजी को भरोसा दिलाया था कि वो परिधि को कुछ नहीं होने देगा। दादाजी को रियांश से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए वो रियांश को कपूर मेंशन में जल्दी आने को बोलते हैं। रियांश जब अपने मेंशन पहुंचता है तब उसे दादाजी हॉल में ही बैठे हुए उसी के आने का वेट कर रहे थे। दादाजी जैसे ही रियांश को घर में एंटर करते हुए देखते हैं तो अपनी जगह से उठ जाते हैं और दोनों ही रियांश की स्टडी रूम में चले जाते हैं। रियांश का स्टडी रूम हो या उसका बेडरूम, यहाँ तक कि घर के सारे कमरे तक साउंड प्रूफ थे। रियांश और दादाजी एक दूसरे के आमने सामने काउच पर बैठ जाते हैं। बताइए दादाजी, आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? रियांश ने पानी का ग्लास दादाजी को देते हुए कहा और अपने लिए भी पानी का ग्लास लेकर सोफे पर वापस बैठ गया। दादाजी ने पानी पिया और ग्लास को वापस कॉफी टेबल पर रखते हुए बोले, मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है। तुम अब जल्द ही 28 साल के होने वाले हो और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे 28 साल पूरे होने से पहले अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो क्या हो सकता है। तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया है, दादाजी ने रियांश को कुछ याद दिलाते हुए कहा। जिस पर रियांश अपनी जगह से उठा और थोड़े गुस्से से बोला, नहीं चाहिए मुझे वो, और ना ही मैं कभी शादी करूंगा। मेरे पास मेरी बच्ची है जिसमें मेरी जान बसती है, और अब उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दादाजी भी अब गुस्से में आ जाते हैं और वो भी उसी टोन में रियांश से बोले, वो बच्ची जिसकी माँ का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, जिसके बारे में तुम आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो कौन लड़की थी जिसके साथ तुमने रात बिताई थी, और जो 4 साल पहले तुम्हारे मेंशन के बाहर 2 दिन की परी को छोड़कर चला गया था, सिर्फ एक लेटर छोड़कर जिसमें सिर्फ यही लिखा था कि ये बच्ची तुम्हारी है और अब से तुम्हारी जिम्मेदारी भी। तुमने उसके बाद तुमने ना जाने कितनी बार दुनिया के बेस्ट से बेस्ट फोरेंसिक लैब में तुम दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन नतीजा एक ही निकलता था और वो था पॉजिटिव। और फिर जैसे जैसे परी बड़ी होती गई उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी थोड़ी बहुत झलक नजर आने कहीं थी, यहाँ तक कि वो काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती है।
लेकिन इन सब से भी अजीब बात तो ये है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुमने कभी किसी लड़की के साथ रात गुजारी भी थी या नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो यही कहना था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है जहां तुम कभी किसी लड़की के साथ एक सेकंड के लिए भी रुके हो, तो उसके साथ रात गुजारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। रियांश चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अभी अभी कहा वो सब सच ही तो था। उसे इन 4 सालों में आज तक पता नहीं चला कि उसकी बच्ची की माँ कौन है। उसकी बेटी इस दुनिया में आई कैसे, किसने उसको जन्म दिया, कौन थी वो लड़की जिसने उसे सिर्फ 23 साल में ही एक बच्ची का बाप बना दिया था। रियांश को इस बात में कोई डाउट नहीं था कि परी उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि डीएनए टेस्ट से लेकर परी के नेचर और यहाँ तक कि उसके फीचर्स तक उससे मेल खाते थे। और अगर परी उसकी बेटी ना भी होती तो भी अब रियांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परी अब उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी थी, जिसे वो चाहकर भी अपने आप से अलग नहीं कर सकता था। लेकिन उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये हो कैसे सकता है। अगर उसने शराब या ड्रग्स के नशे में भी किसी लड़की के साथ कुछ किया होता तो उसे उनमें से कुछ तो याद होता, या कोई धुंधली सी यादें, कुछ भी। लेकिन उसे कभी ऐसा कुछ भी ना तो फील हुआ और ना ही कुछ याद आया। और वो पिछले 4 साल से परी की माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और ये बात भी रियांश के लिए काफी सरप्राइजिंग थी कि वो जो दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है, जिसके नेटवर्क अंडर वर्ल्ड तक है, वो एक लड़की को आज तक ढूंढ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। दादाजी फिर शांति से रियांश को समझाते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम परी के लिए तो इस बारे में सोच सकते हो ना। वो अभी भी एक 4 साल की बच्ची है, उसे भी तो माँ की कमी महसूस होती होगी। ऊपर से वो बोल भी नहीं सकती, शायद इसीलिए वो तुम्हें कभी अपनी बात भी ना समझा पाए कि उसे भी एक माँ के प्यार की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। तो सोचना इस बारे में, और वैसे भी टीना तो तुमसे शादी करने के लिए पहले से ही राजी है, और परी की माँ बनने के लिए भी बस तुम्हारे हाँ कहने की देरी है। उद्धरण चिन्ह। टीना दादाजी के पुराने दोस्त की पोती है, जो रियांश पर पूरे तरीके से लट्टू है। लेकिन रियांश को उसमें रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है। पर दादाजी चाहते हैं कि रियांश शादी कर ले। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रियांश किससे शादी करता है। उन्हें अपने पोते पर पूरा भरोसा था कि वो कभी किसी गलत लड़की से शादी नहीं करेगा। उन्हें सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए अपने पोते रियांश के लिए जो उसे, उसकी बेटी को और उसके घर को अच्छे से संभाल सके। कोष्टक। दादाजी की बात सुनकर रियांश, जो कब से चुपचाप दादाजी की बातें सुन रहा था, अब उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे टीना जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो दूसरों के सामने कुछ और असल में कुछ और होती है। रियांश चिढ़ते हुए झल्लाकर बोला, दादाजी प्लीज। दादाजी उसकी इरिटेशन को समझते हुए बोले, अच्छा ठीक है, तुझे टीना से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन तू अपनी पसंद की लड़की से तो शादी कर सकता है ना, जो तेरी पत्नी से ज्यादा परी की माँ बन सके, उसे माँ प्यार दे सके, और जिसके साथ परी खुश रह सके। उद्धरण चिन्ह। रियांश अब दादाजी से इस टॉपिक पर और कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो टॉपिक को चेंज कर देता है और उनसे बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लग जाता है। थोड़ी देर बिजनेस की बातें करने के बाद दादाजी कपूर विला के लिए निकल जाते हैं। प्रेजेंट टाइम। रियांश अपने बेड पर लेटे हुए यही सब सोच रहा था। अब वो परिधि के बारे में ना सोचकर उसके दिमाग में बस यही सवाल चाह रहा था, जिसका जवाब वो पिछले 4 साल से ढूंढ रहा है, कि परी की माँ कौन है। रियांश यही सब सोचते सोचते सो जाता है। परी लोक। रानी परी अभी भी बेहोश थी, वहीं बाकिन पारियों की जान उनके हलक में अटकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब रानी परी होश में आएगी और परिधि के बारे में पूछेगी, तब वो उन्हें क्या जवाब देंगे। ऊपर से देवगुरु भी यहाँ नहीं थे, तो उनका डर और चिंता और बढ़ रही थी, और उनका ये डर अब जल्द ही सच होने वाला था। रानी परी धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकें झपकाते हुए होश में आती हैं। तभी एक परी रानी परी को देखने उनके रूम में जाती है, और उनको होश में आता देख बाकी पारियों को भी जाकर बता देती है। जब रानी परी परिधि के बारे में पूछती है, तो सारी पारियां किसी ना किसी बहाने से इस बात को टालने की कोशिश करती है, ताकि रानी परी को परिधि के पृथ्वी लोक जाने की बात अभी ना पता चल सके, वरना कहीं वो पैनिक ना करने लग जाए।
सारी पारियों के बीच अब यही बहस हो रही थी कि रानी परी को परिधि के बारे में कौन बताएगा। कि तभी वहां देवगुरु आ जाते हैं। देवगुरु को परी लोक में देख सारी पारियां ऐसे खुश हो जाती है जैसे कि वो कोई जिन के चिराग हो जो अब उनकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। देवगुरु ने मेनका परी से रानी परी के बारे में पूछा तो मेनका परी ने भी उन्हें बता दिया कि रानी परी को होश आ गया है। मेनका परी की बात सुनकर देवगुरु रानी परी से मिलने उनके कमरे में चले गए। देवगुरु आप परी परी कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं आई? कहाँ है वो ठीक तो है ना? कहीं काल भैरव ने हमारी बच्ची को कुछ किया तो नहीं है ना? रानी परी देवगुरु को अंदर आता देख घबराहट के मारे उनसे सवाल पर सवाल पूछने लगती हैं और अपने बेड से नीचे उतरकर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। जिस पर देवगुरु उन्हें शांत कराते हुए बोले, शांत हो जाए रानी परी, परिधि जहाँ भी है सुरक्षित हैं। उद्धरण चिन्ह। देवगुरु की बात सुनकर रानी परी थोड़ी शांत हुई, लेकिन उनके मन में अभी भी यही सवाल चल रहा था कि उनकी बेटी आखिर है कहाँ। इसीलिए वो अपने आप को देवगुरु से पूछने से रोक नहीं पाए और बोली, लेकिन देवगुरु, मेरी बच्ची है कहाँ? आपने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? उद्धरण चिन्ह। रानी परी को देवगुरु की बात सुनकर यही लगता है कि काल भैरव से परिधि को बचाने के लिए देवगुरु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे कहीं छुपा दिया है ताकि काल भैरव उस तक ना पहुंच सके और न ही उससे शादी कर सके। कोष्टक। वो वहीं गई है जहां उसे जाना चाहिए था, जहां उसकी तकदीर है और जहां से एक ऐसे अनोखे प्रेम के कहानी की शुरुआत होगी जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही कभी किसी ने देखा होगा। एक जादुई प्रेम कहानी की वो दास्तां लिखी जाएगी जिसे सब सदियों तक याद रखेंगे। देवगुरु ने मिस्टीरियस होते हुए कहा। देवगुरु के कहने जा लहजा कुछ इस तरह था कि वो सब कुछ जानते हो कि आगे क्या होने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने आज तक ना तो रानी परी और ना ही परिधि को कुछ बताया था। लेकिन रानी परी अपनी बेटी की चिंता में इस बात पर ध्यान नहीं दे पाती। रानी परी कंफ्यूज होते हुए देवगुरु से बोली, आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? मैं कुछ समझी नहीं, आखिर कहाँ गई है परी? उद्धरण चिन्ह। मैंने आपसे पहले भी जहाँ था कि परिधि की नियति धरती लोक है। उसे धरती लोक पर जाकर अपने जीवन साथी को ढूंढकर उसे उससे शादी करनी होगी, वरना पूरी सृष्टि पर संकट आ सकता है। लेकिन आपने अपने डर और बेटी के मोह में आकर उसे धरती लोक पर जाने नहीं दिया। पर जब काल भैरव ने परी लोक पर हमला किया और आप उस हमले में घायल हो गई, तब मैंने परिधि को उसकी कुंडली से लेकर काल भैरव के इरादों के बारे में सब कुछ बता दिया। और जब उसने मुझसे इस चीज का निवारण पूछा तो मैंने उसे वही बताया जो मैंने सालों पहले आपको बताया था। पर आपने परिधि को धरती लोक भेजने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन परिधि अपने परीलोक और उससे भी ज्यादा पूरी सृष्टि को बचाने के लिए धरती लोक जा चुकी है, अपने जीवन साथी को ढूंढने। देवगुरु की बातें सुनकर तो मानो रानी परी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गई। उनकी आंखें भर आई। रानी परी अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोली, ये आपने क्या कर दिया देवगुरु? आप जानते हैं ना कि अगर धरती लोक का वो रहस्य परिधि के सामने आ गया तो क्या हो सकता है? मेरी बच्ची मुझसे नफरत करने लगेगी और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वो गुस्से में अपना आपा खो दे और आप जिस सृष्टि को, जिस इंसानियत को बचाना चाहते हैं, परिधि खुद ही उनका काल बन जाएं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं होगा रानी परी, आप चिंता ना करें। उद्धरण चिन्ह। मैं कैसे चिंता ना करूं देवगुरु? वो बच्ची है मेरी, और आप तो जानते हैं ना कि वो अभी किसी छोटे बच्चे की तरह है। वो सिर्फ उम्र में बड़ी हुई है, लेकिन दिल से अभी भी किसी मासूम बच्चे की तरह है। और उसे तो ना ही धरती लोक के बारे में कुछ पता है और ना ही वहाँ के लोगों के बारे में। अगर मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत, रानी परी बोलते बोलते अचानक रुक गई। उनसे आगे कुछ और बोला ही नहीं गया। उनका गला भर आया था और कुछ ही सेकंड में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने आपसे कहा ना रानी परी, आप परिधि की चिंता ना करे। वो जहाँ भी और जिसके भी साथ है वहाँ वो सुरक्षित है। उसे वहाँ कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। आप अभी भी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हुई है। देवगुरु ने रानी परी को समझाया और उन्हें अपना ख्याल रखने का बोल वहां से चले गए। रानी परी और वहां की सारी पारियों को देवगुरु पर पूरा भरोसा था कि वो अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो उनके और मानव कल्याण के लिए ही होगा।
इसीलिए रानी परी देवगुरु की बातों पर भरोसा कर लेती हैं कि उनकी बेटी जहां भी होगी सुरक्षित होगी। लेकिन देवगुरु के कहने का मतलब कुछ और भी था, जो शायद रानी परी नहीं समझ पाई। तो वहीं धरती लोक पर कपूर मैंशन में रियांश, केविन और क्रिश डाइनिंग टेबल पर बैठ परी और परिधि का वेट कर रहे थे, जिन्हें मैरी आंटी उनके कमरे में लेने गई थी। रियांश के एक हाथ में उसने ब्लैक कॉफी का मग पकड़ा हुआ था और अपने दूसरे हाथ से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो वहीं केविन और क्रिश अपना सर पकड़कर बैठे थे। अब रात में इतनी चढ़ाली थी, तो उन्हें हेडेक होना तो लाजमी था। उन दोनों ने जब नींबू पानी पिया तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी क्रिश की नजर रियांश पर पड़ी, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए काफी टेंस नजर आ रहा था। क्रिश ने केविन को कोहनी मारते हुए उसे रियांश की तरफ देखने का इशारा किया। केविन ने भी ये चीज नोटिस की कि रियांश भले ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, लेकिन सोच कुछ और रहा है। केविन रियांश को देखते हुए बोला, क्या बात रे, तुम इतने टेंशन में क्यों नजर आ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह। रियांश को प्यार से क्रिश और केविन हमेशा रे कहकर बुलाते थे और सिर्फ कभी कभार ही उसे रियांश कहते थे। कोष्टक। केविन के सवाल पर रियांश अपने सेंस में वापस आता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसने केविन की बात सुनी ही ना हो। केविन अपने आप को इग्नोर होता देख चीड़ जाता है और रियांश के हाथ से न्यूज़पेपर छीनकर उसे साइड में रख देता है। अब तू बताएगा कि हुआ क्या है, या मैं ये सवाल तेरे न्यूज़पेपर या कॉफी मग से पूछूं? केविन ने चिढ़ते हुए रियांश से झुंझलाकर कहा। रियांश एक ठंडी आह छोड़ते हुए क्रिश और केविन को उसके और दादाजी के बीच जो भी बातें हुई, चाहे वो घर पर हो या फोन पर, वो सारी बातें उन्हें बताई। जिन्हें सुनने के बाद क्रिश रियांश को समझाते हुए बोला, हाँ तो इसमें दादाजी गलत क्या कह रहे हैं रे? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर तुमने तुम्हारे 28 साल पूरे होने से पहले शादी नहीं की तो तुम अपने मकसद तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे मकसद तक पहुंचना कितना जरूरी है तुम जानते हो ना? फिर क्यों शादी से इनकार कर रहे हो? इस बार केविन ने रियांश को समझाते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुन रियांश इस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि मैरी आंटी के साथ परी और परिधि को देखकर वो चुप हो गए। मैरी आंटी ने परिधि को क्रिश और केविन से इंट्रोडक्शन करवाया। वैसे तो परिधि केविन से पहले ही मिल चुकी थी, बट रियांश के असिस्टेंट के तौर पर, इसीलिए मैरी आंटी ने दोबारा परिधि और केविन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन मैरी आंटी ने परिधि और रियांश का आपस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बिकॉज सब जानते थे कि रियांश को किसी लड़की से मिलने या उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए मैरी आंटी ने उन्हें आपस में नहीं मिलवाया, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये दोनों तो पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे। परिधि उन दोनों से एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उनसे मिली और बिना एक भी बार रियांश की तरफ देखे एक चेयर खींचकर ब्रेकफास्ट करने बैठ गई। परिधि ने टोटली रियांश को इग्नोर कर दिया था, जो किसी और ने तो नहीं बट रियांश ने डिफिनेटली नोटिस किया था और उसे परिधि के द्वारा अपने आप को इग्नोर होता देख उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। परिधि केविन और क्रिश से एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उनसे मिली और बिना एक भी बार रियांश की तरफ देखे एक चेयर खींचकर ब्रेकफास्ट करने बैठ गई। परिधि ने टोटली रियांश को इग्नोर कर दिया था, जो किसी और ने तो नहीं बट रियांश ने डिफिनेटली नोटिस किया था और उसे परिधि के द्वारा अपने आप को इग्नोर होता देख उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो ये चीज अपने एक्सप्रेशन से शो नहीं होने देता, वो अभी वहां शांत बैठा था। उसने एक नजर परिधि पर डाली जो अपनी प्लेट खुद लगा रही थी, फिर उस पर से अपनी नजरें हटाकर परी के लिए प्लेट लगाने लगा। परी के लिए हमेशा अलग से ही हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनता था और उसके लिए आज ब्रेकफास्ट में सेब और ओट्स स्मूदी, मिक्स वेज पराठा, दलिया और पनीर चीज ग्रिल्ड सैंडविच बना था। तो वहीं बाकी सब के लिए मसाला ऑमलेट, ब्रेड उपमा, फ्रेंच टोस्ट, आलू पराठा, गोभी पराठा, ऑरेंज जूस और ओटमील जैसे तरह तरह के डिशेस से डाइनिंग टेबल सजाए हुआ था और साथ ही साथ मसाला चाय और कॉफी भी थी। कोष्टक। रियांश ने परी के लिए प्लेट सजाई, जो उसकी ही बाजू वाली चेयर पर बैठी अपने छोटे छोटे पैरों को डाइनिंग टेबल के नीचे से ही आगे पीछे करते हुए अपने पापा को देख रही थी। और जैसे ही रियांश उसे अपने हाथों से खाना खिलाने जाता है, तो परी थोड़ी पीछे हो जाती हैं, जिस पर रियांश उसे कंफ्यूज होकर देखते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? क्या आप कुछ और खाना चाहते हो?
उद्धरण चिन्ह। रियांश के परी को ऐसा पूछते ही बाकी सबका ध्यान भी उन दोनों बाप बेटी की ओर चला जाता है। इससे पहले कि कोई और कुछ भी पूछता, परी अपनी प्लेट जो उसके पापा ने बड़े प्यार से उसके लिए अपने हाथों से तैयार की थी, उसे परिधि की तरफ बढ़ा दी, जो उसके बगल में बैठी उसे ही अपने हैरानी और कंफ्यूजन चेहरे से देख रही थी। जैसे ही परी ने अपने नाश्ते की प्लेट को परिधि को पास किया और जब वो उसे खाना खिलाने का इशारा करने लगी, तब जाकर परिधि का ध्यान टूटा और उसे समझ में आया कि परी क्या चाहती है। तो वो उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। वहीं बाकी सबके तो हैरानी से मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। जिस परी ने आज तक अपने पापा के अलावा किसी और के हाथों से खाना नहीं खाया था, वो आज खुद किसी और के हाथों से खाना चाहती थी, और वो भी उससे जिससे मिले उसे अभी 24 घंटे तक नहीं हुए थे। ये देखकर सबके सब हैरान थे। फिर चाहे वो मैरी आंटी हो, केविन या क्रिश हो या फिर वहां पर खड़े स्टाफ, सबका रिएक्शन लगभग एक जैसा ही था। लेकिन इन सब से ऊपर तो रियांश का रिएक्शन था, उसका मुंह तो देखने लायक हो गया था। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां पराई जो जाती हैं, लेकिन यहाँ रियांश के घर में तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। यहाँ तो उसकी बेटी अभी से ही पराई हो गई हो, उसे ऐसा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। केविन, क्रिश, मेरी आंटी और वहां पर खड़े स्टाफ को रियांश का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो सोते हुए शेर को जगाना नहीं चाहते थे, वरना वो खुद किसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े मिलते, और वो लोग अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। रियांश ने एक नज़र अपनी डोल और परिधि पर डाली, जो एक दूसरे के साथ इतना बिजी थी कि उन्हें अपने आसपास के लोगों की कोई खोज खबर ही नहीं थी। रियांश ने उन दोनों पर से अपनी नजरें हटाए और अपने ब्रेकफास्ट करने में ध्यान देने लगा। केविन और क्रिश ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी अपने अंदर दबाई और खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि मेरी आंटी जो परिधि के बाजू वाली चेयर पर बैठी थी आई। उनकी नजर परिधि के होठों पर गई, जो थोड़े बहुत सूजे हुए नजर आ रहे थे। अगर पास से न देखो तो शायद किसी को दिखे भी नहीं, लेकिन मेरी आंटी ने ये देख लिया। वो परिधि की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए बोली, बेटा, आपके ये होंठ हल्के हल्के सूज हुए क्यों नजर आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरी आंटी का सवाल सुन सबकी नजरें परिधि पर चली गई, और जब परिधि ने अपने होंठों को छुआ तो उसे कल रात की वो किस याद आ गई जो उसके और रियांश के बीच हुई थी। वहीं रियांश ने भी जब परिधि के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठों की तरफ देखा तो उसे भी उन दोनों के बीच की किस याद आ गई, और साथ ही साथ ये भी कि परिधि किसी बच्चे की बहुत इनोसेंट है और उसका दिमाग भी किसी छोटे बच्चे की तरह ही है। उसे कब, क्या और कहाँ बोलना है, उसे अभी भी उसकी कोई समझ नहीं है। अगर परिधि ने अपने बचपने में आकर कुछ उल्टा सीधा बक दिया तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। रियांश अपने मन में सोचने लगा कि वो परिधि को कुछ बोलने से कैसे रोके, कि तभी उसे मेरी आंटी की आवाज फिर से अपने कामों में सुनाई दी, और वो अपनी सोच से बाहर आया। परिधि की ओर से कोई जवाब ना मिलने पर मेरी आंटी फिर से बोली, तुम्हें किसी मच्छर ने काटा था क्या? उद्धरण चिन्ह। मच्छर, लाइक सीरियसली, आंटी को भला मैं किस एंगल से मच्छर नजर आ रहा हूँ? रियांश ने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा, और वो परिधि को किसी तरह रोक पाता उससे पहले परिधि रियांश की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, आंटी, ये सब ना इन्होंने किया है, इनकी वजह से मेरे होठों का ये हाल हुआ है। ये ना बहुत बड़े वाले शैतान है। परिधि की बात सुन सब कंफ्यूज होकर पहले एक दूसरे को फिर परिधि और रियांश को देखने लगे। वहीं रियांश ने तो अपना सर ही पिट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बेवकूफ लड़की का क्या करे। सब लोग क्यूरियस होकर परिधि को देखने लगे। दरअसल उन्हें जानना था कि भला रियांश ने उसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया जो वो उसे ब्लेम कर रही है। उद्धरण चिन्ह। परिधि अपनी कथा कम व्यथा सुनाते हुए सबके सामने जो कल रात उसके और रियांश के बीच में किस हुई थी, वो सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं, जिसे सुनकर सबके सब अपनी जगह ऐसे जम से गए थे कि मानो वहां अभी अभी बर्फबारी हुई हो, और उन सबको अपनी अपनी जगह उसी पोजीशन में फ्रिज हो गए हो। किसी को भी अपने कानों पर बिलीव नहीं हो पा रहा था कि जो कुछ भी अभी अभी उन्होंने सुना क्या वो वाकई में सच था, या फिर वो दिन में कोई सपना देख रहे हैं। क्रिश अपने कान में एक उंगली डालकर उसे हिलाते हुए केविन से बोला, लगता है आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लग गया है। इसीलिए मुझे परिधि के बात करते वक्त उसके मुंह से ये सुनाई दिया कि रियांश ने उसे कल रात को किस किया।
भला हमारा रियांश किसी लड़की को किस करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलते हुए धीरे से हंसने लगा, जिस पर केविन भी अपना सर खुजलाते हुए बोला, अजीब बात है, मुझे भी यही सुनाई। केविन बोलते बोलते अचानक रुक गया और क्रिश की तरफ शॉक्ड होकर देखने लगा, और क्रिश भी उसके ऐसे अचानक बोलते वक्त रुकने से जैसे कुछ समझ गया हो, वैसे ही शॉक्ड होकर केविन की तरफ देखने लगा। और वो दोनों एक साथ बोल पड़े, मतलब हमारे कान नहीं बज रहे थे, बल्कि रियांश ने सचमुच में परिधि को किस किया था। उद्धरण चिन्ह जेड। क्रिश अपने कान में एक उंगली डालकर उसे हिलाते हुए केविन से बोला, लगता है आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लग गया है। इसीलिए मुझे परिधि के बात करते वक्त उसके मुंह से ये सुनाई दिया कि रियांश ने उसे कल रात को किस किया। भला हमारा रियांश किसी लड़की को किस करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलते हुए धीरे से हंसने लगा, जिस पर केविन भी अपना सर खुजलाते हुए बोला, अजीब बात है, मुझे भी यही सुनाई। केविन बोलते बोलते अचानक रुक गया और क्रिश की तरफ शॉक्ड होकर देखने लगा, और क्रिश भी उसके ऐसे अचानक बोलते वक्त रुकने से जैसे कुछ समझ गया हो, वैसे ही शॉक्ड होकर केविन की तरफ देखने लगा। और वो दोनों एक साथ बोल पड़े, मतलब हमारे कान नहीं बज रहे थे, बल्कि रियांश ने सच में परिधि को। वो दोनों इसके आगे और कुछ भी बोल पाते कि तभी अचानक उन्हें ठंड महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा फील हो रहा था मानो उनके आसपास का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा हो। वो दोनों बोलते बोलते अचानक रुक गए और रियांश की तरफ अपनी तिरछी नजरों से देखने लगे, जहां वो शैतान अपनी गहरी नीली आंखों से उन्हें ही बुरी तरीके से घुरे जा रहा था, जैसे वो उन्हें वार्निंग दे रहा हो कि अगर इसके आगे तुम दोनों ने एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो कभी बोलने के लायक नहीं बचोगे। ये देख उन दोनों की बात तो क्या, उन्हें तो अपनी सांसें भी अपने गले में अटकती हुई महसूस होने लगी। और वो दोनों रियांश के गुस्से से बचने के लिए इधर उधर देखते हुए इसे जताने लगे जैसे कि उन्होंने अभी अभी परिधि के मुंह से कुछ सुना ही ना हो। यहाँ ताकि रियांश के गुस्से के डर से वहां खड़ा सारा स्टाफ अपनी नजरें झुका लेता है। उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रियांश की तरफ एक नजर तक देखे। अब तो डाइनिंग हॉल में कंप्लीट साइलेंस हो चुका था। किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वहां ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी सबको साफ साफ सुनाई दे जाती। परिधि को ये अचानक हुआ साइलेंट बड़ा अटपटा लगा। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो अपने मन में बोली, ये सब अचानक चुप क्यों हो गए, जैसे कि इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया हो। उद्धरण चिन्ह। परिधि वहां के सन्नाटे को चीरते हुए बोली, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, आप सब अचानक चुप क्यों हो गए हो। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, हम जरूर आप सब इस डेविल के डर की वजह से कुछ नहीं बोल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। परिधि की बात सुन सबके तो पसीने छूटने लगे, सबको डर लगने लगा था। इवन मेरी आंटी को भी अब घबराहट होने लगी थी, और सबसे ज्यादा डर तो सबको परिधि के लिए लग रहा था। बिकॉज जिस रियांश कपूर को कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता, वहां ये लड़की उसकी सबके सामने इंसल्ट ही नहीं बल्कि शैतान, डेविल जैसे नामों से भी उसे नवाजे जा रही थी। परिधि इसके आगे और कुछ भी बोल पाती उससे पहले मेरी आंटी उसे रोक लेती हैं और इशारों में ही कुछ ना बोलने को कहती है, जिसे देख परिधि को अजीब तो लगता है, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है। वहीं रियांश एक्सप्रेशन लेस होकर बड़े आराम से अपनी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने अंदर कैसे काबू में रखा था, वो सिर्फ वही जानता था। उसका मन कर रहा था कि वो इस लड़की को अभी के अभी अपने प्राइवेट जेट में ले जाकर उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दे, लेकिन वो अभी सबके सामने, स्पेशली अपनी बेटी के सामने अपना आपा नहीं खो सकता था, वरना उसकी बेटी कहीं उससे डरने ना लग जाए। बिकॉज रियांश दुनिया की नज़र में एक जल्लाद, शैतान, हार्टलेस इंसान था, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने किसी हीरो से कम नहीं था। जैसे कि हर लड़की के लिए उसके पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते, ठीक वैसे ही परी के लिए भी उसके पापा किसी सुपर हीरो से भी ऊपर थे। कोष्टक, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा मिस परिधि, रियांश ने गुस्से में अपने मन में कहा और परिधि पर अपनी तेज मगर गहरी नजर डाली, जिसे देख परिधि डर गई और अपनी नजरें झुका ली। रियांश ने परिधि पर से अपनी नजरें हटाकर अपनी लिटिल प्रिंसेस की और प्यार से देखा और उसके फहद पर किस करके अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना किसी पर भी ध्यान दिए अपना बैग लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन इन सब चक्कर में परिधि ने ये नोटिस नहीं किया कि उसके ब्रेसलेट का रंग हल्का रेड हो चुका था, जो अब वापस व्हाइट में बदल चुका है।
वैसे तो केविन भी उसके साथ ही जाने वाला था, लेकिन उसका सर दर्द कर रहा था तो वो आज ऑफिस लेट जाने वाला था। सब लोग तो बस हैरानी से उसे जाता हुआ देखते ही रह गए। जितना हैरान वो सब परिधि की बात सुनकर नहीं हुए थे, उससे भी कहीं ज्यादा हैरान वो रियांश के रिएक्शन से हुए थे। क्योंकि रियांश के सामने अगर कोई एक उंगली तक उठा दे तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, लेकिन आज परिधि ने उसकी फुल ऑन बेइज्जती कर दी थी। यहाँ तक कि डेविल और शैतान जैसे नाम देकर उसका नामकरण तक कर दिया था। उसके बावजूद भी रियांश इतना शांत कैसे था? उन सब को बस यही बात हजम नहीं हो रही थी। क्रिश केविन को कोहनी मारता है ताकि उसका ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके, जो कब से उस और हैरानी से देखे जा रहा था, जहां से अभी अभी रियांश बाहर गया था। केविन का ध्यान टूटता है और वो क्रिश की तरफ देखकर उसे इशारों में पूछा, क्या है तुझे? उद्धरण चिन्ह। क्रिश उसके पूछने पर उसे जवाब देते हुए बोला, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जरूर रियांश के दिल में परिधि के लिए कुछ कुछ होता है। क्रिश ने ये आखिरी लाइन ड्रामेटिक स्टाइल में इतनी जोर से कही कि बाकी सब ने भी ये बात सुन ली, और अब सबको भी यही लगने लगा था कि जरूर रियांश के दिल में परिधि के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स होगी, वरना रियांश की इतनी इंसल्ट करने के बाद परिधि उनके सामने सही सलामत बैठी नहीं होती, बल्कि अब तक तो बेचारी भगवान को प्यारी हो चुकी होती। क्रिश की बात सुन मैरी आंटी और केविन सोच में पड़ गए, लेकिन साथ ही साथ में उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं ये तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं है। वहीं जब परिधि ने क्रिश की बातें सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो क्रिश से सवाल पूछते हुए बोली, ये कुछ कुछ होता है का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। क्रिश ने लाचारी से केविन की तरफ देखा, जैसे कि वो उससे हेल्प मांग रहा हो कि भाई मेरे, मुझे इस दुनिया के 9वें अजूबे से बचा ले। अब उन सब के लिए तो 8वां अजूबा रियांश ही है ना। वो आगे बोला, वरना मैं इसे समझाते समझाते बूढ़ा जरूर हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। उद्धरण चिन्ह। क्रिश की रोनी सूरत को देखकर केविन को हंसी तो बड़ी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और परिधि को देखते हुए बोला, परिधि एक्चुअली ना कि हम दोनों हमारे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो तुम ना ये सवाल रियांश जब ऑफिस से घर वापस आए ना तो उससे पूछना, वो तुम्हें इसका मतलब अच्छे से समझाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। इतना कहकर केविन और क्रिश वहां से 9-2-11 हो गए। उद्धरण चिन्ह। केविन की बात सुन परिधि का मुंह बन गया। भला वो शैतान मुझे क्या समझाएगा, बल्कि समझने की जरूरत तो उसे मुझसे ज्यादा है। हो। परिधि ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और रास्ट करने अपने रूम में चली गई। वहीं मैरी आंटी भी परी को उसके कमरे में छोड़ अपने बाकी के कामों में लग गई। परी भले ही एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन इसका दिमाग काफी तेज था, और होता भी क्यों नहीं, आखिरकार वो थी तो रियांश कपूर की ही बेटी, तो वो इंटेलिजेंट में कैसे कम हो सकती हैं। उसने डाइनिंग टेबल पर हुई सारी बातें ध्यान से सुनी थी, लेकिन उसने सबके सामने ऐसे जताया कि जैसे कि उसे उन बड़ों के बीच की हुई बातें समझ में ही ना आई हो। अब उसने अपने खुराफाती दिमाग को चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके अपने डेड और अपनी एंजल को एक करना था। परी के लिए परिधि उसकी एंजल है, जिसने उसकी जान बचाई थी। कोष्टक। परी परिधि और रियांश को एक करने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं डेविल परिधि के अचानक गायब होने की वजह से गुस्से पागल हुए जा रहा था। काल लोक। डेविल गुस्से में आकर अपने आसपास की हर एक चीज को नष्ट कर रहा था, फिर चाहे वहां रखी कोई चीज जो या उसके लोग। वो मुंह से आग बरसा रहा था, जिसकी वजह से उसके आसपास की सारी चीजें जलकर खाक हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से के चलते सब कुछ तबाह करके रख देगा। वहीं डेविल के ऐसे भयानक रूप को देखकर उसके लोग डर के मारे कांप रहे थे। डेविल आज इतने गुस्से में इसीलिए था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि परिधि परीलोक में नहीं है, और जब उसने अपने लोगों को परिधि के बारे में पता लगाने के लिए भेजा तो उन्हें भी कुछ पता नहीं चला, जिसकी वजह से डेविल गुस्से से मानो पागल हुए जा रहा था। आफ्टर ऑल परिधि उसके अमर होने का और इस पूरी दुनिया पर उसके राज करने का एकमात्र जरिया जो थी, तो वो उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मुर्गा को अपने हाथों से इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। डेविल के गुस्से की वजह से उसके आधे से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके थे, और वो अपने गुस्से में आकर पूरे काल लोक को तबाह कर देता उससे पहले उसके गुरु अचानक वहां प्रकट हो गए। गुरुदेव को देखते ही वो लोगों ऐसे खुश और ऐसे चैन की सांस लेते हैं, मानो उनकी जान में जान आ गई हो।
गुरुदेव डेविल के ऐसे गुस्से में आकर सब कुछ बर्बाद करते देख उसे ये सब करने से रोक के लिए गुरुदेव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे उसी जगह पर फ्रिज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ना हिल सकता था और न ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। डेविल समझ गया कि जरूर गुरुदेव ने है उसे अपनी शक्तियों से फ्रिज कर दिया है, क्योंकि डेविल को इस तरह रोकने की ताकत सिर्फ देव गुरु के पास ही थी। गुरुदेव डेविल के पीछे खड़े थे, जिसकी वजह से डेविल उन्हें नहीं देख पा रहा था, लेकिन गुरुदेव के ऐसे रोकने से वो शांत जरूर हो गया था। जब गुरुदेव ने देखा कि डेविल शांत हो चुका है, तब जाकर उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे वापस आजाद कर दिया। डेविल आजाद होते ही धीरे से पीछे पलटा और गुरुदेव की तरफ बढ़कर उनके पैर छुए, जिस पर गुरुदेव ने भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। डेविल सीधा खड़ा हो गया और वो कुछ बोल पाता उससे पहले गुरुदेव अपनी सख्त आवाज में गुस्से से गुर्राते हैं बोले, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा करो, लेकिन तुमने तो आज हद ही कर दी। तुमने अपने गुस्से में आकर अपने ही लोगों को अपने गुस्से का शिकार बना दिया। उद्धरण चिन्ह। तो मैं क्या करता गुरुदेव, परिधि परी लोक में नहीं है, और ये सारे के सारे निकम्मे हैं जो एक लड़की को ढूंढ नहीं पाए, डेविल ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। जिस पर गुरुदेव शांत भाव से बोले, मुझे पता कि परिधि कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। गुरुदेव की बात सुन डेविल उन्हें हैरानी से देखने लगा। गुरुदेव अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोले, परिधि धरती लोक पर गई है अपने जीवन साथी को ढूंढने। डेविल चौंकते हुए लेकिन गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान भला उसका जीवन साथी कैसे हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। परिधि को 1 महीने के अंदर अंदर उस इंसान को ढूंढना होगा, वरना उसका सुरक्षा कवच जो उसे देव गुरु ने अपनी शक्तियों से उसे दिया है तुमसे बचाने के लिए, उसका असर खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब कि जब तक उसका सुरक्षा कवच नहीं हट जाता तब तक मैं उसे धरती लोक पर ढूंढ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। ढूंढ सकते हो, लेकिन तब जब परिधि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बाहर करे। घर के बाहर जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल घर से बाहर करेगी, तब तुम उसकी शक्तियों के जरिए उसे ढूंढ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे परिधि की हरकतें बेशक बच्चों वाली हो, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सबके सामने करेगी। गुरुदेव ने डेविल को समझाते हुए या यूं कहे उसे इनडायरेक्टली वार्न करते हुए कहा, जिस पर डेविल अपने आप पर घमंड करते हुए बोला, आप चिंता न करें गुरुदेव, परिधि को ढूंढना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ संभालिए। बोलते हुए डेविल अचानक एक काला धुआं बनकर गायब हो गया, लेकिन डेविल ने इस दौरान गुरुदेव के चेहरे पर वो चिंता की लकीरें नहीं देखी, जो ये बयां कर रही थी कि जरूर कुछ तो ऐसा है जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। धरती लोक पर कपूर मैंशन। लंच के बाद मैरी आंटी और परी दोनों हॉल में बैठे टीवी पर कोई पुरानी टीवी सीरियल देख रहे थे। उस वक्त परी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी ने उसे वहां जबरदस्ती बैठा रखा हो। वो अजीब सा मुंह बनाकर वहां पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। वहीं मैरी आंटी का पूरा ध्यान अपनी टीवी सीरियल पर था। उन्हें हमेशा से ही ओल्ड चीजें बहुत पसंद थी, जैसे कि टीवी सीरियल्स, ओल्ड मूवीज, ओल्ड फर्नीचर और भी बहुत कुछ उन्हें पहले के जमाने जा पसंद था। जब परिधि अपने रूम से बाहर आए और उसने उन दोनों को टीवी सीरियल देखते हुए देखा तो वो भी उन्हें ज्वाइन करते हुए वहां परी के पास वाले सोफे पर बैठ गई और टीवी देखने लगी। तभी उस ओल्ड टीवी सीरियल में एक सीन आया जिसमें एक औरत दूसरी औरत को उसके गाल पर थप्पड़ मारती हैं और उसी सीन को 3 बार दोहराया जाता है, जिसे देख परिधि कंफ्यूज होते हुए सामने की तरफ एकटक देखती रही। फिर एक सीन आया जिसमें एक औरत पर उसका पति बेवफा होने का इल्जाम लगाता है, जिस पर उसकी पत्नी उसके सामने गिड़गिड़ाकर चिल्लाते हुए एक ही बात को 3 बार रिपीट करती है, जो परिधि के सर के ऊपर से रही थी। परिधि ये सीन देखकर तो अपना सर खुजलाने लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग एक ही चीज को 3 बार क्यों दोहराते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो काफी क्यूरियस इसके बारे में जानने के लिए, इसीलिए वो आंटी को पुकारती है, मैरी आंटी। हाँ परिधि, क्या हुआ बेटा? मैरी आंटी ने टीवी पर से अपनी नजरें हटाकर परिधि को देखते हुए उससे पूछा, जिस पर परिधि कंफ्यूज होते हुए बोली, आंटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग एक ही चीज को पुरानी टीवी सीरियल की लीड कैरेक्टर की एक्टिंग करते हुए नहीं 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 ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह। मेरी आंटी तो परिधि की एक्टिंग देखती ही रह गई। उसकी एक्टिंग बिल्कुल पुराने टीवी सीरियल की तरह ही थी। वो कुछ उसे बोल पाती उससे पहले उन दोनों को परी की खिलखिलाते हुए हंसने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों ही परी की और हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन से उसे देखने लगी, जैसे वो दोनों समझने की कोशिश कर रही हो कि परिधि अचानक इतना क्यों हंस रही है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल परिधि के आने से पहले परी काफी बोर हो रही थी, लेकिन जब परिधि टीवी देखने के लिए उनके साथ आकर बैठ गई, तब परी का मन तो बहुत किया कि वो परिधि के पास जाकर उसके साथ खेले मस्ती करे, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि कहीं परिधि उससे परेशान होकर उसे छोड़कर ना चली जाए। इसीलिए वो बिना परिधि की तरफ देखे टीवी की ओर देखने लगती हैं। और जब परिधि ने टीवी सीरियल की एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग की तो परी को उसे ऐसे देख बहुत मजा आया और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उद्धरण चिन्ह। परी को इस तरह खुश और मुस्कुराते देख मेरी आंटी और परिधि भी खुश थे। परिधि परी के पास जाकर उसके पेट पर गुदगुदी करने लगी, जिससे परी और जोर जोर से हंसने लगी, साथ में परिधि भी, और ऐसे ही उन दोनों की मस्ती शुरू हो गई। लगभग शाम के 4 बजे मेरी आंटी मार्केट जाने के लिए निकले वाली थी कि तभी परिधि उनके पास आए और वो भी उनके साथ मार्केट जाने के लिए जिद करने लगी। वो घर में आराम करते करते अब उब चुकी थी, जो मेरी आंटी भी कहीं ना कहीं समझ रही थी। इसीलिए वो परिधि को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन एक शर्त पर कि परिधि बिना उनसे पीछे कहीं नहीं जाएगी। परिधि उनकी बात मान लेती है और वो दोनों मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट पहुंचते ही परिधि किसी बहाने से मेरी आंटी से अलग हो जाती है और अपने पहने ब्रेसलेट के जरिए अपने सोलमेट को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां निराशा ही हाथ लग रही थी। वो जब भी किसी लड़के के पास से होकर गुजरती, उसके ब्रेसलेट के रहस्य तारा का रंग 1% भी चेंज नहीं होता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े शहर में किसी एक इंसान को कैसे ढूंढेगी। ये तो किसी भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसी बात थी। और परिधि यहाँ बाहर सबके सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी। भले ही उसकी शक्तियां कमजोर थी, लेकिन फिर भी डेविल उस तक आसानी से पहुंच सकता था, जिसके बारे में देव गुरु ने परिधि को पहले ही आगाह कर दिया था। और यही वजह थी कि परिधि ने परी को अपनी शक्तियों से नहीं बल्कि अपनी खुद की जान दांव पर लगाकर उसे बचाया था। परिधि थक हार कर मेरी आंटी के पास आ जाती है, जिन्होंने घर के लिए सामान खरीद लिया था, और वो दोनों वहां से कपूर मेंशन के लिए निकल जाती है। रियांश जब घर वापस आता है तो उसे परिधि और मेरी आंटी कहीं नहीं दिखती। तो एक मेल स्टाफ उसे बता है कि परिधि मेरी आंटी के साथ मार्केट गई है। रियांश उस पर कुछ नहीं कहता और उसे इशारों से ही वहां से जाने को कहता है। जब परी को पता चलता है कि उसके पापा घर आ चुके हैं, तो वो अपने रूम से लगभग भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है, जिसे देख रियांश तुरंत परी के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए प्यारे से उसे समझाते हुए बोला, आप ऐसे सीढ़ियों से भागते हुए नीचे क्यों आ रहे थे? अगर आपको कहीं चोट लग जाती तो? अभी आप छोटे हो ना। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। रियांश के ऐसे पूछने पर परी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाती है। तो छोटे बच्चे ऐसे नहीं करते। ओके, तो आइंदा से आप इस चीज का ध्यान रखेंगी ना? उद्धरण चिन्ह। परी अपना सर फिर से हाँ में हिला देती है, जिस पर रियांश प्यार से उसके गाल पर एक किस कर देता है और रियांश परी को उसके रूम में छोड़ अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। डिनर के बाद रियांश, परिधि, परी और मेरी आंटी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, लेकिन परिधि को इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और वो मेरी आंटी से ज्यादा किसी और के साथ क्लोज भी नहीं थी और ना ही किसी को जानती थी। इसीलिए वो मेरी आंटी से हेल्प करने का सोचती है और अपने रूम से बाहर निकलकर मेरी आंटी से मिलने उनके रूम की ओर बढ़ जाती है। लेकिन तभी अचानक एक रूम का डोर खुलता है और कोई परिधि के हाथ को पकड़कर रूम के अंदर खींच लेता है और परिधि को सीधा बेड पर पटक देता है, जिससे परिधि थोड़ा उछल जाती है। ये सब कुछ इतना अचानक और जल्दी जल्दी में हुआ कि परिधि को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या। और जैसे ही उसकी नजर अपने सामने खड़े शख्स पर पड़ी, जिसकी हल्की नीली आंखें अभी उसे किसी शिकारी की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था, तो परिधि डर के मारे बेड पर ही पीछे की ओर धीरे धीरे खिसकने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि रियांश ही था।
जो परिधि ने आज सुबह डाइनिंग टेबल पर उसके बारे में जो कुछ भी कहा था, उसकी गलती की सजा देने के लिए उसे इस तरह अपने रूम में परिधि को खींच लिया। कोष्टक। हाँ तो क्या कहा था तुमने कि मैं एक शैतान, एक डेविल हूँ। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शैतान आखिरकार होता कैसा है। रियांश ने एक डेविल स्माइल देते हुए परिधि से कहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रियांश परिधि को अपने रूम में खींचकर उसे सीधा बेड पर पटक देता है, जिससे परिधि बेड पर थोड़ा उछल जाती है। ये सब कुछ इतना अचानक और इतने फास्ट फॉरवर्ड में हुआ कि परिधि को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या। और जैसे ही उसकी नजर अपने सामने खड़े शख्स पर पड़ी, जिसकी हल्की नीली आंखें अभी उसे किसी शिकारी की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था, जिसे देखकर परिधि डर के मारे बेड पर ही पीछे की ओर धीरे धीरे खिसकने लगी। हाँ तो आज सुबह तुमने डाइनिंग टेबल पर सबके सामने क्या कहा था मुझे कि मैं एक शैतान, एक डेविल हूँ। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान आखिरकार होता कैसा है। रियांश ने एक डेविल स्माइल देते हुए परिधि से कहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रियांश की बातें सुन परिधि डर के मारे हकलाते हुए बोली, वो मैंने तो बस सच ही बोला था। आप ही ने तो कल मुझे किस किया था ना, तो मैंने झूठ क्या बोला इसमें। उद्धरण चिन्ह। मैंने कब कहा कि तुमने कोई झूठ बोला, लेकिन कौन सी बात कब, कहाँ और किसके सामने बोलनी चाहिए, वो तुम्हें अब तक नहीं पता। और इसी गलती की सजा देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हें आइंदा से याद रहे कि तुम्हें कब मुंह खोलना है और कब नहीं। बोलते हुए रियांश ने परिधि का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर आ गया। सपना एक हाथ परिधि के गाल पर रखते हुए वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें आज पता चलेगा कि रियांश कपूर आखिर है क्या चीज। परिधि तो मानो शोक के मारे अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो बस अपनी डरी सहमी आंखों से अपने ऊपर लेटे हुए शैतान को देखे जा रही थी। लेकिन अचानक ही उसे अपने होठों पर कुछ सॉफ्ट सा फील होने लगा। तब जाकर वो अपने सेंस में आई और उसने देखा कि उसके ऊपर लेटा हुआ वो शैतान उसे वाइल्डली किस कर रहा था। परिधि ये देख शौक हो जाती है और अपने दोनों हाथों को रियांश की चेस्ट पर रखकर उसे पीछे की ओर धकेलने लगती है। लेकिन रियांश पर उसका कोई असर नहीं होता और वो उसे और भी ज्यादा फोर्सफुली वाइल्ड किस करता है। वो परिधि की टंग के साथ खेलने लगता है और कभी कभी उसके होंठों को भी बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से परिधि के होंठों से खून निकलने लगता है, जिसका टेस्ट उन दोनों को ही आ रहा था। और इसकी वजह से रियांश धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। लेकिन वहीं परिधि को दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी चिखें उसके मुंह के अंदर ही दब कर रह गई थी। वो रियांश की पकड़ से छूटना चाहती थी और बार बार उसे वो धक्का दे रही थी, जिससे इरिटेट होकर रियांश उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से उसके सर के ऊपर लोक कर देता है। अब तो परिधि हिल भी नहीं पा रही थी। इसके ऊपर रियांश का भारी भरकम शरीर जो था, जिसने उसे अपने नीचे दबा कर रखा था। लेकिन रियांश ने इस दौरान अपनी किस को एक सेकंड के लिए भी नहीं तोड़ा था। वो वैसे ही उसके होठों को बेतहाश छूमे जा रहा था। उनकी ये किस उनके पहले वाली किस से बहुत अलग थी। इस बार रियांश परिधि को प्यार से नहीं बल्कि अपने गुस्से को शांत करने के लिए वाइल्ड किस कर रहा था। रियांश लगभग 15 मिनट तक परिधि के होंठों को चूमता रहा और फिर उसके होंठों को छोड़ उसकी गर्दन को चूमने और बाइट करने लगा। वहीं परिधि अपनी आधी बेहोशी के हालत में गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करने को कोशिश करने लगी। लेकिन उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी आंखें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना रोई है। उसके आंखें रोने के वजह से लाल और थोड़ी बहुत सूज चुकी थी, लेकिन अब भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रियांश परिधि की नेचुरल खुशबू और उसकी तरफ जो वो अट्रैक्ट हो रहा था, उसकी वजह से अपना सारा कंट्रोल खो चुका था। उसने जोश जोश में परिधि की शर्ट को एक झटके में उसके कंधे से नीचे कर दी, जिसकी वजह से परिधि के शर्ट के ऊपर के 3 बटन टूट चुके थे और रियांश किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके शोल्डर और कॉलर बोन को चूम रहा था और साथ ही साथ अपने दांतों के निशान भी छोड़ते जा रहा था। परिधि के पास आते ही पता नहीं रियांश की बॉडी में अलग ही तरह रिएक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठता था। वरना वो तो बस परिधि को उसकी गलती की सजा देना चाहता था। लेकिन फिर से परिधि के पास जाते ही उसे इस बात का होश ही नहीं रहता कि वो परिधि को उसकी गलती की सजा देने के चक्कर में खुद कितनी बड़ी गलती कर रहा था, परिधि को दर्द देकर।
रियांश किस कर ही रहा था कि उसका हाथ जो अब तक परिधि की कमर पर था, वो उसे उसके गाल पर रख देता है। और तभी उसे अपनी हथेली पर कुछ गीला गीला सा फील होता है। और जब वो अपना सर उठाकर परिधि की ओर देखता है तो हैरान रह जाता है। परिधि अपनी अधखुली भीगी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी, जिसे देख रियांश को जैसे होश आता है कि वो अभी अभी परिधि के साथ क्या कर रहा था। वो जल्दी से उसके ऊपर से उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में गिल्ट साफ देखा जा सकता था, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो। रियांश जैसे ही परिधि को कंसोल करने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है कि उसकी नजर परिधि के कपड़ों पर जाती है, जिसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन टूटे हुए थे। उसकी शर्ट उसके कंधे से नीचे उतरी हुई थी और उसके गर्दन, कंधे और कॉलर बोन पर उसकी दिए हुए निशान नजर आ रहे थे। ये देखते ही रियांश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उसने गुस्से में आकर अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली थी। उसने जल्दी से परिधि को ब्लैंकेट ओढ़ाकर उसे अच्छे से कवर कर दिया और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। वहीं रियांश के वॉशरूम में जाने के बाद परिधि औंधे मुंह लेटकर जोर जोर से रोने लगी। रियांश परिधि से बिना कुछ बात किए वॉशरूम में इसीलिए चला आया क्योंकि वो परिधि से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने जो आज उसके साथ किया उसके बाद तो शायद वो अपने आप से भी कभी नजरें नहीं मिला पाएगा। अचानक ही रियांश ने गुस्से में आकर अपने सामने लगे मिरर पर जोर से अपना हाथ दे मारा, जिसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। परिधि बेड पर औंधे मुंह लेटकर अपना चेहरा तकिए में छुपाकर फुट फुट कर रोने लगती हैं। तभी मैरी आंटी उसे ढूंढते हुए रियांश के कमरे तक पहुंच जाती है और परिधि को रियांश के रूम में इस तरह देखकर एक पल के लिए तो शॉक्ड ही हो जाती है, लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को संभाल लेती है और परिधि के पास जाकर उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरती है। जब परिधि को किसी का हाथ अपने सर पर महसूस होता है तो वो डर जाती है और उठकर पीछे की ओर जाने लगती है। बेटा मैं हूँ, डरो मत, मैरी आंटी ने परिधि को अपने आप से डरता देख उसे समझाते हुए कहा। जैसे ही परिधि ने इस बात पर ध्यान दिया कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैरी आंटी है, तब वो थोड़ा शांत हुई, लेकिन अगले ही पल फिर से सिस्क सिस्क कर रोने लगी। मैरी आंटी ये देख उसके पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया और परिधि उनसे गले लगे हुए ही जोर जोर से रोने लगी। तो वहीं मैरी आंटी उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने लगी। दरअसल मैरी आंटी आज कपूर मेंशन में इसीलिए रुकी थी क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि आज सुबह जो डाइनिंग टेबल पर हुआ उसकी वजह से रियांश कहीं अपने गुस्से के चलते परिधि को अनजाने में कोई चोट ना पहुंचा दे। लेकिन उनका ये डर सच में बदल जाएगा, उसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वो जब परिधि के कमरे में गई और उसे वहां ना देखकर वो परेशान हो गई और उसे हर जगह ढूंढने लगी और वो उसे ढूंढते ढूंढते रियांश के कमरे में जा पहुंची, जहां फाइनली परिधि उन्हें मिली गई। लेकिन इस हालत में मैरी आंटी ने रूम के आते ही परिधि की बॉडी पर बने निशानों को देख लिया था और ये देख उन्हें समझते देर नहीं लगी कि परिधि के साथ ये हरकत करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि रियांश ही था, क्योंकि उसके सिवा इस घर में ऐसी हरकत करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रहा थी कि रियांश तो कभी लड़कियों के मामलों में अपना कंट्रोल नहीं खोता था, फिर वो परिधि के साथ ही ऐसा बिहेव क्यों करता है। क्या उसके मन में परिधि के लिए जज्बात जागने लगे थे? लेकिन अगर ऐसा है भी तो वो अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं कर पाता? क्यों उसने अपने गुस्से में आकर परिधि के साथ बदतमीजी कर दी? वो इतना तो जानती थी कि रियांश कभी किसी लड़की के साथ अपनी हदें पार नहीं करेगा, लेकिन उसने आज जो परिधि के साथ किया वो किसी भी मायने में सही तो बिल्कुल भी नहीं था और इसीलिए उन्हें रियांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिलहाल उन्हें परिधि की चिंता ज्यादा थी, उसे इस वक्त संभालना ज्यादा जरूरी था। इसीलिए मैरी आंटी परिधि को अपने साथ उसके रूम में ले जाती है और उन्होंने सबसे पहले परिधि को वॉशरूम में भेजा ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सके। परिधि लगभग 5-1 मिनट में ही चेंज करके आ गई, लेकिन वो इतना शॉक में चली गई थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैरी आंटी को परिधि की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अभी उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि परिधि अभी उस हालत में नहीं थी कि वो उनकी बात सुने या समझे, इसीलिए वो उसे अभी कुछ ना कहना ही ठीक समझती है। मैरी आंटी परिधि को उसके बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देती है और उसके पास बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। वहीं रियांश के कमरे में
रियांश शावर के नीचे खड़ा होकर न जाने कितनी देर से भीग रहा था। उसे तो मानो किसी चीज का होश ही नहीं था। उसे बस परिधि का वो रोता हुआ चेहरा, उसकी बॉडी पर बने हुए वो निशान जो उसी ने दिए थे, वो ही सब बार बार जैसे उसे अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे। वो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ अपने किए पर भी पछतावा हो रहा था। अचानक ही रियांश गुस्से में आकर अपने सामने लगे मिरर पर जोर से अपना हाथ दे मारता है, जिसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। उसके हाथ में कांच के टुकड़े चुभ गए थे और उसके हाथ से लगातार खून भी बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी, जैसे कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसके चेहरे पर तो बस गुस्सा नजर आ रहा था, जो उसे अपने आप पर था। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ किसी लड़की के साथ? आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर ठीक से देखा तक नहीं, और आज मैंने एक लड़की के साथ बदतमीजी कर दी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो भी उस लड़की के साथ जो अभी भी किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम है। कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा? कैसे मैं उसके साथ? कैसे कैसे? रियांश गुस्से में आकर अपना हाथ बार बार दीवार पर मारते हुए बोले जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब उसने अपने मन में डिसाइड किया कि वो परिधि से बात करेगा, और अपनी इस गलती के लिए अगर उसे उससे माफी भी मांगनी पड़ी तो वो भी करेगा। उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड किया परिधि से मिलने के लिए, उसे फेस करने के लिए, और चेंज करके अपने रूम में वापस आया। लेकिन जब उसे परिधि वहां नहीं दिखी तो वो बेचैन हो उठा, और वो उसे ढूंढने रूम से बाहर निकल ही रहा था कि तभी मेरी आंटी उसके रूम में आ पहुंची, जिन्हें देखकर रियांश ने परेशान होते हुए लेकिन अपनी आदत से मजबूर अपनी वही कोल्ड वॉइस में मेरी आंटी से पूछते हुए बोला, आंटी क्या आपने परिधि को देखा है? आई मीन कि वो अपने रूम। रियांश इसके आगे और कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो पूरे कमरे में सुनाई देने लगती है। रियांश को ये थप्पड़ मेरी आंटी ने मारा था, जो अभी बहुत गुस्से में लग रही थी। थप्पड़ पड़ते ही रियांश को समझ आ गया था कि क्यों आंटी ने उस पर हाथ उठाया और क्यों वो इतना गुस्से में थी। अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा होते हुए रियांश अपनी नजरें झुका देता है और बिना एक भी शब्द कहे मेरी आंटी की सारी बातें सुनने लगता है। अब गलती भी तो उसी की ही थी ना। आप ऐसा कैसे कर सकते रियांश बाबा? वो भी उस लड़की के साथ जिसने आपकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, और आपने उसके साथ। मैं मानती हूँ कि वो अभी नासमझ है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है और ना ही उसे इस बात को समझ है कि कब क्या बोलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी एक छोटी सी गलती के लिए आप उसे इस तरह पनिश करेंगे। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि आप मर्दों को ये हक दिया किसने है कि आप किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो, उसके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। रियांश अब भी चुपचाप आंटी की बातें सुन रहा था। उनकी बातें कड़वी जरूर थी, लेकिन सच थी, जो आज भी हमारे समाज में हमारे आसपास होती है, जिसे हम या तो चुपचाप बर्दाश्त करते हैं या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल कैसे जाते हैं कि जो औरत जन्म दे सकती है, वो ही औरत अगर अपने पर आ जाए तो सब कुछ तबाह भी कर सकती है। खैर स्टोरी पर आते हैं। कोष्टक। मेरी आंटी बस गुस्से में आकर रियांश को सुनाए जा रही थी, और वहीं रियांश चुपचाप उनकी बातें सुने जा रहा था। अपने गिल्ट की वजह से बेचारा बोलता भी क्या। लेकिन जब मेरी आंटी का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, तब जाकर उनका ध्यान रियांश पर जाता है, जो अपनी नजरें झुकाए शांति से उनकी बातें सुन रहा था, और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने गुस्से में आकर न जाने रियांश से क्या क्या कह दिया, यहाँ तक कि उस पर हाथ तक उठा दिया। अब न जाने रियांश उनके साथ क्या करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल मन में आते ही मेरी आंटी थोड़ी घबरा जाती हैं, लेकिन अगले ही पल जब उन्हें परिधि का वो मासूम चेहरा याद आता है, उसका रोना और उसकी बॉडी पर वो निशान याद आते ही उन्हें जो थोड़ा बहुत डर रियांश के गुस्से से लग रहा था, वो भी जैसे गायब हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से रियांश के चेहरे को देखा, तब जाके उन्हें समझ आया कि रियांश ने अब तक अपने गिल्ट की वजह से उनसे कुछ नहीं कहा, और रियांश को अपनी गलती का एहसास होते देख मेरी आंटी को इस बात की खुशी होती है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग गलतियां करने पर भी कभी अपनी गलती नहीं मानते।
बल्कि अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं। लेकिन रियांश ऐसा इंसान नहीं था और मेरी आंटी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। आखिरकार उन्होंने रियांश को बड़े होते हुए जो देखा था। मेरी आंटी रियांश का चेहरा ऊपर उठाती है और रियांश उन्हें अपनी गहरी आंखों से देखता है, जिसमें उससे हुई गलती का पछतावा साफ नजर आ रहा था। मेरी आंटी प्यार से अपने हाथ को उसके गाल पर रखते हुए बोली, किसी ने खूब कहा है बेटा कि पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। उद्धरण चिन्ह। और आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप एक बार परिधि से बात करेंगे और उससे अपनी गलती के लिए दिल से माफी मांगेंगे ना, तो वो आपको जरूर माफ कर देगी और उसे अच्छा भी लगेगा। बस आपको एक पहल करने की जरूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि परिधि मान जाएगी, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ और प्योर है। उद्धरण चिन्ह। मेरी आंटी की बातें सुनकर रियांश के अंदर एक कॉन्फिडेंस सा आता है। जहां थोड़ी देर पहले वो परिधि से नजरें तक मिलाने से कतरा रहा था, वहीं अब उसने ठान लिया था कि वो परिधि से अपनी की हुई गलती के लिए माफी मांगेगा। मेरी आंटी ने जब रियांश के हाथ पर चोट देखी, तो उन्होंने जल्दी से उसके हाथ पट्टी कर दी और उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहां से चली जाती हैं। और वही रियांश ने अब सोच तो लिए था कि वो परिधि से बात करेगा, लेकिन उससे बात कैसे स्टार्ट करेगा, माफी कैसे मांगेगा, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। अब उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से सॉरी तो बोला नहीं था, और अब जब उसे सॉरी बोलने का टास्क मिला है, तो वो कैसे बोले, बस वही सब सोच रहा था। कोष्टक। रियांश मिरर के सामने जाकर परिधि से सॉरी कैसे बोलेगा, उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। वो एक्चुअली परिधि, मैं तुमसे, मेरा मतलब, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, इसीलिए मुझे तुमसे, मैं तुमसे, शीटट, एक छोटा सा वर्ड ही तो बोलना है। कौन सा पहाड़ चढ़ना, जितना मुश्किल है, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ तो ठीक से बोल नहीं पा रहा, परिधि के सामने क्या खाक बोल पाऊंगा। रियांश अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए इरिटेट हो रहा था। उसने थोड़ी देर और कोशिश की सॉरी बोलने की, लेकिन जनाब से कुछ नहीं हो पाया। तो थक हार कर बेचारा बेड पर जाकर लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह रियांश की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए वो ऑफिस जल्दी ही निकल गया। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो रात को वापस आकर परिधि से बात करेगा। और वहीं मेरी आंटी जब परिधि को देखने उसके रूम में गई, तो कुछ ही सेकंड में घबराते हुए कमरे से बाहर निकली और रियांश को कॉल लगा दिया।